नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग? आई होप आप लोग ठीक होंगे और आप एग्ज़ाम की अच्छी तरह से प्रिपरेशन कर रहे होंगे। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि आपका एग्ज़ाम फर्स्ट टर्म का एग्ज़ाम दिसंबर में होने वाला है, ठीक ना। और उसमें आपका ऑब्जेक्टिव एग्जाम होने वाला है, जिसके लिए बोर्ड ने आपका मॉडल क्वेश्चन सेट जारी कर दिया गया है, ठीक है। तो आज मैं सेट 1 का फुल एनालिसिस करके बताऊंगा और एक्सप्लेनेशन के साथ, ठीक ना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले यदि आप मेरे चैनल पर नहीं आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, वीडियो को लाइक कर दें, ताकि मैं जितने भी क्वेश्चन अपडेट लेकर आऊँ सबसे पहले आप तक पहुँचे। और मैं आज सेट 1 का एनालिसिस कराऊंगा, इसी तरह सेट 2, सेट 3, सेट 4, तो सारा मतलब सेट का मैं कर दूंगा, ठीक है ना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आपका देखिए यहाँ पे समय कितना दिया है, 1 घंटा 30 मिनट आपको टाइम मिलेगा। टोटल नंबर 40 क्वेश्चन 40 नंबर का रहेगा, ठीक है। आज मैं आपको साइंस का करके दिखाता हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन क्या है कि दाढ़ी बनाने के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है, ठीक ना, यानी सेविंग दर्पण के रूप में। तब मैंने इसके लिए एक वीडियो बना के रखा था, प्रकाश के अपवर्तन, परावर्तन तथा अपवर्तन के कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ठीक है। आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं, नहीं तो आप आई बटन में लिंक आ रहा होगा, उस पर क्लिक करके देख सकते हैं। तो उसमें मैंने बताया था कि सेविंग दर्पण के रूप में जो दर्पण का उपयोग किया जाता है वो अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। अवतल दर्पण का और भी उपयोग बताया था कि दांतों को प्रतिबिंब देखने के लिए और गाड़ी के हेडलाइट में उपयोग किया जाता है, ठीक ना। तो आपका आंसर हो जाएगा अवतल दर्पण। लेकिन आप कहीं कहीं समतल दर्पण पढ़ेंगे, लेकिन अच्छा होता है अवतल दर्पण, ठीक ना। यदि आप अच्छे से अपना प्रतिबिंब देखना चाहते हैं तो दाढ़ी बनाने के लिए। अगला क्वेश्चन है आपको, गोली दर्पण एवं फोकस दूरी। गोली दर्पण में फोकस दूरी एवं वक्रता त्रिज्या में संबंध है। गोली दर्पण की फोकस दूरी क्या होता है? एफ होता है, और वक्रता त्रिज्या आर। आपको पूछ रहा है कि उसमें रिलेशन क्या होता है। मैंने एक रिलेशन बताया था कि एफ बराबर आर बाय 2 होता है, यानी फोकस दूरी जो होता है वो वक्रता त्रिज्या का आधा होता है, ठीक ना। तो आपका इसमें आंसर कौन सा हो जाएगा? एफ बराबर आर बाय 2, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका कि प्रकाश के अपवर्तन की क्रिया में कौन सी भौतिक राशि अपवर्तित रहती है। प्रकाश के अपवर्तन की क्रिया में, जैसे ये आपका क्या है, ये मीडियम आपका 1 है, ये मीडियम 2, यानी माध्यम 1 और माध्यम 2, ठीक है। और ये आपका अभिलंब है, ठीक है। अब यहाँ से एक प्रकाश आपतित हो रही, मतलब इंसिडेंट गिर रही, ठीक है। और यहाँ पे इसको जाना चाहिए था एस से, ठीक ना। लेकिन क्या हो गया, यदि आपका सघन होगा तो इधर मुड़ जाएगा, या विरल होगा तो इधर दूर चल जाएगा। तो इस टाइप से आपका कुछ घटना होता है। तो इस क्रम में पूछ रहा है कि आपका कौन सा जो राशि है वो चेंज नहीं होता। नहीं तो आपको ऑप्शन दिया है, आवृत्ति दिया है, वेग दिया, तरंग दिया है, और इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो आवृत्ति होता है वो कभी चेंज नहीं होता है। अपवर्तन के केस में वेग चेंज हो जाता है, तरंग दैर्ध्य चेंज हो जाता है, ठीक है। तो आपका आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन, और बी और सी और डी नहीं होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका कि अवतल दर्पण में परावर्तन के बाद किरण किस बिंदु से होकर गुजरती है। जैसे आपका ये अवतल दर्पण है, ये आपका मुख्य एक्सिस है, ठीक है। यहाँ पोल, यहाँ फोकस और यहाँ सेंटर। तो आप जैसे कि मान के चलिए अनंत पर रखते हैं वस्तु, तो कहाँ से गुजारते हैं? फोकस से। कहीं भी रखते हैं तो आप फोकस से उसको गुजारते हैं, ठीक है। अपवर्तन परावर्तन के बाद जब दर्पण पे प्रतिबिंब दिखता है, उसके बाद टकराने के बाद फोकस से परावर्तित होता है, ठीक है, बिंदु से होकर गुजरती है। तो आपका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है अब किसी दर्पण से वस्तु को कहीं भी रखने पर वस्तु को बराबर आकार का सीधा प्रतिबिंब बनता है तो दर्पण होगा। मतलब आप देखिए, वस्तु यहाँ रखिए, यहाँ रखिए, यहाँ मान चलिए आपका दर्पण है, ठीक है। अब वस्तु को यहाँ रखें, लेकिन आपका क्या होगा, बराबर आकार का और उतना ही दूरी का प्रतिबिंब बनता मिलेगा। तो ये कैसा होता है? तो आप देखेंगे कभी आप समतल दर्पण पे, तो अभी समतल दर्पण आपके घर में होगा तो आप देखेंगे कि जितना आपका चेहरा, मतलब जितना बड़े होते हैं उतना ही बड़ा दिखाई देता है, जितना दूर आप खड़े होते हो उतना ही दूरी पे, थोड़ी ना आप यदि छोटा है तो बड़ा दिखाई देता है, यानी सेम साइज का दिखाई देता है, वो क्या है? समतल दर्पण, ठीक है। अगला क्वेश्चन है प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है। तो इजी क्वेश्चन है, आप पढ़ेंगे प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम और परावर्तन के भी 2 नियम। तो ऑप्शन बी नंबर, किसी गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 50 सेंटीमीटर तो फोकस दूरी, देखिए आपने क्या दिया, वक्रता त्रिज्या यानी आर दिया है 50 सेंटीमीटर, ठीक है। यानी आप पूछा क्या है एफ, तो एफ बराबर क्या होता है? आर बाय 2, ठीक है। तो आर बाय 2, तो आर कितना है? 50, ठीक है, बटा 2, कितना हो जाएगा? 50 बटा 2 25। तो आपका ऑप्शन आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। तो ये होगा आपका क्वेश्चन नंबर 7 तक। चलिए आगे मैं आपको दिखाता हूँ। क्वेश्चन क्या है कि 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता होगी। अच्छा, क्षमता क्या होता है? P बराबर 1/f, ठीक है। यदि आपका फोकस दूरी 1 है तो क्या हो जाएगा? 1/1 यानी 1, और
क्षमता का डायोप्टर, यानी कितना हो जाएगा 1 डायोप्टर। तो आपका आंसर सिंपल से क्या हो जाएगा 1 डायोप्टर प्लस माइनस यहाँ पर कुछ दिया नहीं फोकस दूरी कोई सॉरी उत्तल लेंस बोला है तो आपको देखना पड़ेगा। जैसे उत्तल लेंस की क्षमता क्या मैंने लिखाया था एक नोट में कि उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक और अवतल लेंस की क्षमता ऋणात्मक होती है। तो आपका ऑप्शन बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है। अब यदि कोई दर्पण और कोई लेंस का नाम नहीं दिया रहेगा तो आप तो सिंपल सा पॉजिटिव वैल्यू लगाएंगे, लेकिन अभी अवतल और उत्तल लिख दिया है तो आप उसको कंडीशन पे ऑप्शन को टिक कीजिएगा। ठीक है। अब मैंने बता दिया कि अवतल का ऋणात्मक और उत्तल का। अगला क्वेश्चन क्या आपका कि किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा होती है उत्तल लेंस। तो आपका उत्तल लेंस कैसे होता है, एक मिनट, उत्तल लेंस आपका ये होता है उत्तल लेंस, उसका फोकस दूरी पूछा था। आप देखेंगे आदि उसमें आप किरण आरे खींचे होंगे तो एक फोकस इधर होता है, इसको F1 इसको F2 बोलते हैं। ठीक है। तो जब होता है तो किरण यहाँ जाके मुड़ता है। ठीक है। तो जहाँ जो किरण मुड़ता है उसी को बोलते हैं मेन फोकस, यानी कि इस साइड हो रहा है किस साइड लेंस के इस साइड दाहिना साइड, और इधर हमेशा प्लस में कोई भी दूरी होता है, इधर आपका माइनस में होता है। तो क्या हो जाएगा आपका आंसर, इसका हो जाएगा ए नंबर पॉजिटिव। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है, प्रकाश का वेग न्यूनतम किस में होता है। ठीक है ना। तो प्रकाश का वेग न्यूनतम आपका दिया है यहाँ पे 4 मीडियम का ऑप्शन, यानी 4 माध्यम, पहला निर्वात, जल, वायु, कांच। तो आप उसी में प्रकाश का चाल कम होगा जिसमें जो ज़्यादा सघन होगा। ठीक है। अब जिसमें जो विरल होगा उसमें ज़्यादा होगा। तो यहाँ सबसे ज़्यादा सघन आपका है कांच। तो आपका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन सॉरी डी ऑप्शन कांच। अगला ऑप्शन क्वेश्चन है कि 4 डायोप्टर क्षमता वाले अवतल लेंस की फोकस दूरी होगी। ठीक है। तो आपका पावर दिया है कितना 4 डायोप्टर, लेकिन कौन सा लेंस है अवतल लेंस। तो अवतल लेंस की क्षमता ऋणात्मक, ये आपका ध्यान रखें। यदि ये आप गलती किए तो आप बहुत बड़ा मिस्टेक करेंगे। ठीक है ना। अब आपको बोला है कि उसकी फोकस दूरी होगी तब आपको एफ निकालना है, तब पी बराबर क्या होता है 1/f होता है। ठीक है। तो पी आपका दिया है -4 डायोप्टर और 1/f। अब आपको एफ इधर मल्टीप्लाई कर दे तो क्या हो जाएगा एफ बराबर -1/4। ठीक है। लेकिन डायोप्टर आपका ऐसा यूनिट होता है, लेकिन आपको यहाँ देखिए ऑप्शन दिया है सेंटीमीटर सेंटीमीटर में, आप इसको भी सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो आप क्या करेंगे एफ बराबर 1/4 है, इसको मीटर में आ गया आपका, लेकिन आपको सेंटीमीटर चाहिए तो 100 से गुना, आप इसको काट दें 4 से 4 25, और आपका माइनस है तो माइनस यानी -25 सेंटीमीटर। तो आपका -25 सेंटीमीटर नहीं दिया है, फिर कोई दिक्कत नहीं, आपका ऑप्शन भी ऑप्शन हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। आदि दिया है तो -25 सेंटीमीटर। वैसे फोकस दूरी का भी ऋणात्मक में नहीं होता, इसलिए वो ऋणात्मक में नहीं दिया। ठीक ना। अगला क्वेश्चन है आपका कि किसी उत्तल लेंस की फोकसांतर 25 सेंटीमीटर है, उसकी क्षमता होगी, यानी फोकस दूरी दिया है कितना 50 सेंटीमीटर, सॉरी 50 सेंटीमीटर दिया है इसका उत्तल लेंस का। तो उत्तल लेंस का भी मैंने फोकस किधर बताया था राइट साइड बोला है, प्लस प्लस हो गया। अब पूछा उसकी क्षमता, तो पी बराबर क्या होता है 1/f, तो इसका 1/50। लेकिन आप यहाँ पे ध्यान दें क्योंकि जो पावर होता है वो क्या होता है उसका ऐसा मात्रक डायोप्टर होता है, लेकिन यहाँ पर आपको क्षमता दिया है सेंटीमीटर में, तो आपको मीटर में चेंज करना पड़ेगा। तब इसको 100 से डिवाइड करते हैं तो इकट्ठा 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 क्या आ जाएगा 1/1/2। अब ये 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो बचेगा बराबर हो जाएगा 2, यानी आपका हो जाएगा 2 डायोप्टर आंसर। आपका लेंस कौन सा है उत्तल लेंस, यानी +2 डायोप्टर का आंसर ऑप्शन नंबर डी। ठीक। अगला क्वेश्चन है कि आप देखिए यहाँ पे पूछ दिया है कि प्रकाश का वेग सर्वाधिक होगा, वो पूछा था उसमें न्यूनतम और इसमें पूछा था अधिकतम किस में होगा। तो अधिकतम किस में होगा कांच, पानी, हवा, तो इसमें हो जाएगा आपका निर्वात, सबसे ज़्यादा इसमें होता है। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी। पहला क्वेश्चन है कि दिए गए प्रक्रम में कौन सी ऊष्मक्षेपी अभिक्रिया है। आपको पूछा है कि ये सब आपको 4 ऑप्शन दिया, उसमें से बताना कि कौन सा ऊष्मक्षेपी है। तो आप जानते होंगे कि ऑप्शन एक ऊष्मक्षेपी होती है अभिक्रिया होती है, आप पढ़े होंगे 10th क्लास फर्स्ट चैप्टर में। यदि नहीं पढ़े होंगे आपको नहीं पता तो आप मेरे जो फर्स्ट चैप्टर में मैंने बता रखा है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, उसमें जाके देख सकते हैं। वहाँ बोला मैं ऑप्शन एक ऊष्मक्षेपी अभिक्रिया अच्छे से बताया इसके बारे में। ठीक है। अब वहाँ पे जाके देख सकते हैं, आपको आई बटन में लिंक आ रहा होगा, उस पर क्लिक करें, नहीं तो लास्ट में आपको आएगा उसमें देख सकते हैं। ठीक है। आपको ऑप्शन नंबर ए आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है आपका कि चिप्स के पैकेट में विकृत गंधीयता से बचने के लिए गैस डाली जाती है। चिप्स की थैली में कौन सा गैस डाली जाती है। तो चिप्स की थैली में नाइट्रोजन गैस डाली जाती है। आप ये अच्छे से जानते होंगे, नहीं जानते हैं तो आप याद रखिए कि नाइट्रोजन गैस डाली जाती है। अगला क्वेश्चन है कि ऑक्सीजन लगना किस प्रकार की अभिक्रिया। ऑक्सीजन लगना यानी ऑक्सीजन क्या होता है, जैसे आपका ये मान चलिए लोहा है, लोहा में क्या होता है ऑक्सीजन जुड़ जाता है, पानी वायु सब जुड़ जाता है, इसी कारण इसका संक्षारण हो जाता है, यानी उसको जंग लग जाता है तो उसको बोलते हैं
तो उसकी किस अभिक्रिया होती है, तो उसमें सब जुड़ जा रहा है, तो क्या होगा आपका संयोजन अभिक्रिया। अगला क्वेश्चन है आपका कि दी गई अभिक्रिया में किस पदार्थ का अपचयन हो रहा है। मैंने इसके लिए अच्छे से सेपरेट वीडियो बना रखा है, कौन पदार्थ अपचयित हो रहा है, कौन पदार्थ उपचयित हो रहा है, तो आप उसमें जाके देख सकते हैं, ठीक है। फिर मैं बता दे रहा हूँ कि जिसमें ऑक्सीजन जुड़ेगा उसको बोलेंगे उपचयन, ठीक है, और जिसमें ऑक्सीजन हटेगा उसको बोलेंगे अपचयन, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि किसमें ऑक्सीजन जुड़ रहा है, किसमें ऑक्सीजन हट रहा है। तो देखिए यहाँ पे ZONO पहले था, लेकिन उसमें क्या बन गया फिर मेरा ZN, यानी ऑक्सीजन हट गया, तो इसका क्या हो गया अपचयन। और कार्बन पहले था, कार्बन ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड बन गया, यानी इसमें ऑक्सीजन जुड़ गया, इसका क्या हो गया उपचयन, ठीक है। तो आप क्या पूछा कि कौन पदार्थ उपचयन हो, तो आपका आंसर हो जाएगा कार्बन, ऑप्शन बी, ठीक। आगे आपको देखिएगा क्वेश्चन कि दिए गए कौन से रासायनिक समीकरण संतुलित है। आपको रासायनिक समीकरण के लिए मैंने अच्छा मेथड मतलब हीट एंड ड्राई मेथड अच्छे से समझा रखा है, आप उससे जाकर देख सकते हैं। तो मेरा देखिए यहाँ कैल्शियम एक है, कैल्शियम एक है, आप देखिए कार्बन एक है, कार्बन यहाँ पे 3 है, ये नहीं है संतुलित, ये मेरा कैंसिल हो गया। यहाँ हाइड्रोजन 2, यहाँ हाइड्रोजन 4, ये भी गलत। यहाँ एल्युमिनियम 4, एल्युमिनियम 2 कॉपर, सॉरी, दिए गए कौन सा रासायनिक समीकरण संतुलित है। तो संतुलित आपको देखना, देखिए 1 मिनट में फिर से। यहाँ कैल्शियम एक है, यहाँ कैल्शियम एक है, कार्बन एक, कार्बन यहाँ पे 3 है, ऑक्सीजन 2 और 2 4, ऑक्सीजन 3 1 4, हाइड्रोजन 2, हाइड्रोजन 2, लेकिन आपका कार्बन तो एक ही है, यानी हो सकता है तो यही होगा, क्योंकि इसमें तो ये भी गलत आ जा रहा है, H2 + O2 2H2O, इसमें ऑक्सीजन 2 है, यहाँ भी ऑक्सीजन 2, हाँ ऑप्शन सॉरी ये भी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन क्या है 2 और इधर 2 दूना 4 हाइड्रोजन है। इसमें देखिए 4Al, यहाँ तो एल्युमिनियम 2 ही है, यहाँ 2CO, यहाँ तो कुछ मल्टीप्लाई नहीं है, तो इस ऑप्शन में आपका कोई भी ऑप्शन सही नहीं है, ठीक है। यहाँ मिसप्रिंट हुआ होगा, ठीक है। आगे चलिए आएगा कि दिए गए चित्र में कौन सी अभिक्रिया हो रही है। आपका देखिए यहाँ पे दिया है कि Pb + CuCl2 PbCl2 + Cu। देखिए यहाँ लेड क्या कर रहा है, कॉपर को विस्थापित कर दे रहा है और लेड क्लोराइड बना रहा है, यानी विस्थापन अभिक्रिया हो रहा है, तो आपका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। दिए गए पदार्थ में कौन गंधीय सूचक की तरह व्यवहार करता है। गंधीय सूचक, ठीक ना, तो गंधीय सूचक यानी जो गंध, यानी उसमें मतलब जो सिर्फ उसका गंध लगेगा तो वो उसका कलर चेंज हो जाएगा, ठीक ना। तो उस ऑप्शन हो जाएगा आपका, जैसे लिटमस आपका हो जाए, हल्दी तो नहीं होगा, लिटमस भी नहीं होगा, चाइना रोज और प्याज, तो प्याज भी नहीं, आपका हो जाएगा चाइना रोज, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका कि हड्डियों को जोड़ने के लिए डॉक्टर किस लवण का उपयोग करता है। हड्डियों को, यानी जो आपके यदि आपका किसी दोस्त का या आपका हाथ पे अगर टूटा हुआ था, आप देखेंगे उसको बैंडेज कर देता है, ठीक है, यानी उस पर एक लेयर चढ़ा देता है जिससे आपका हाथ स्थिर रहे, तो करता है आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस, सॉरी यस, प्लास्टर ऑफ पेरिस CaSO4 × 2H2O, ठीक। आपका इसका उपयोग करता है। अगला क्वेश्चन है कि विरंजक चूर्ण का सूत्र क्या है। आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने बता रखा है इसका, CaCO Cl2, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका इस चित्र में कौन सी अभिक्रिया हो रही है। देखिए यहाँ पे एक चित्र दिया है, यहाँ क्या दिया है, देखिए यहाँ पे जल को मतलब बैटरी से जोड़ दिया, 2 रॉड लगा के, ठीक ना, जल है उसमें और उसको कर रहा है, यानी जल को तोड़ रहा है, ठीक ना, तो तोड़ रहा है, तोड़ने को क्या कहते हैं, वियोजन अभिक्रिया। तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वियोजन अभिक्रिया, ठीक है। अगला टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है। टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है, टमाटर में देखिए यहाँ पे मैंने जो ऑप्शन दे रखा है उसका एसिटिक अम्ल पाया जाता है, किसमें एसिटिक अम्ल ये पाया जाता है, अच्छा देखिए सिट्रिक अम्ल पाया जाता है, इसमें क्या बोलते हैं संतरा नींबू, लैक्टिक अम्ल पाया जाता है दूध वगैरह में, और ये ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है टमाटर में, ठीक है। तो आपको ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट, दूध में सॉरी टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका कि तनुकरण की प्रक्रिया में होती है। तनुकरण की प्रक्रिया में क्या होती है, तनुकरण की प्रक्रिया क्या है कि अम्ल को जल में मिलाते थे, अम्ल को जल में मिलाते तो क्या होगा, उसका सांद्रता कम होगा, यानी हाइड्रोजन आयन की सांद्रता में क्या हो जाएगा, कमी हो जाएगा। तो हाइड्रोजन आयन की सांद्रता क्या है, तो आपको और ऑप्शन बी, यानी आप अम्ल या क्षारक किसी को भी तनुकरित कर सकते हैं, यानी हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोजन आयन की सांद्रता में कमी होती है, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में कौन सा प्रकाशीय वियोजन है। प्रकाशीय वियोजन कौन सा है निम्नलिखित में, तो देखिए यहाँ पे आपका जो ये
सिल्वर ब्रोमाइड है, ये प्रकाश के पड़ने पर ये टूट जाता है, अलग अलग हो जाता है प्रकाश का किरण पड़ने से। ये आपको है प्रकाशीय वियोजन का उदाहरण। ठीक है, ये आपका हो गया। ठीक है, ये आपका केमिस्ट्री और फिजिक्स का हो गया। ठीक है, पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन। यदि आपको अच्छा लगा तो कमेंट करें, मैं बायोलॉजी का भी बता दूंगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आगे बायोलॉजी के लिए मैं आप कमेंट करें, यदि आपको मेरा अच्छा लगा तो मैं बायोलॉजी का भी बता दूंगा। थैंक यू।